दोस्तों, बात है 1856 की। ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछाने का काम चल रहा था। इस दौरान ब्रिटिश इंजीनियर्स जॉन और विलियम ब्रंटन को मिली खास किस्म की कुछ ईंटें। इन ईंटों ने महान खोजकर्ता अलेक्जेंडर कनिंघम का ध्यान अपनी ओर खींचा। बस फिर क्या था, खोजबीन का काम शुरू हो गया और कनिंघम को मिली कुछ मोहरें। फिर सर जॉन मार्शल, राखलदास बनर्जी, दयाराम साहनी सरीखे लोगों के प्रयासों से जब इस इलाके की बड़े पैमाने पर खुदाई कराई गई तो बाहर निकला हैरान कर देने वाला और सुनियोजित ढंग से बना एक शहर जो शायद कभी जमींदोज हो चुका था। कई सालों के शोध के बाद यह पता चला कि हड़प्पा नाम का यह शहर विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा था। इस सभ्यता की खोज से न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व के इतिहास के अध्ययन में काफी मदद मिली और यह संभव हुआ आर्कियोलॉजी यानी पुरातत्व विज्ञान की मदद से। तो आप समझ गए ना कि आज हम किस क्षेत्र पर चर्चा करेंगे। जी हां दोस्तों, अगर प्राचीन काल की चीजों की तरफ आपका मन भी बरबस ही खिंचा चला जाता है, खोई सभ्यताओं और अतीत के अनसुलझे रहस्यों पर से पर्दा उठाने की आपकी भी तमन्ना है, तो आर्कियोलॉजी यानी पुरातत्व विज्ञान एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें आप अपना करियर तो बना ही सकते हैं, साथ ही अपने देश की संस्कृति और इतिहास को सहेज कर रखने में भी एक महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। लेकिन आर्कियोलॉजी यानी पुरातत्व विज्ञान है क्या और क्या हैं इसकी शाखाएं? इस बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं एएसआई के सुपरिटेंडिंग इंजीनियर डॉक्टर आलोक त्रिपाठी से। आलोक जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है और हम अपनी बातचीत शुरू करते हैं आर्कियोलॉजी से, पुरातत्व विज्ञान से। और सबसे पहला जो मेरा प्रश्न है वो है कि आर्कियोलॉजी है क्या? हम आर्कियोलॉजी को किस तरह डिफाइन करते हैं? पुरातत्व वास्तव में मानव के इतिहास की रचना के लिए उसके द्वारा किए गए कार्यों के और उसके अवशेषों के अध्ययन को कहते हैं। मानव और इसका प्रारंभ जो है मानव की उत्पत्ति के साथ होता है। ये एक बहुत लंबा समय है। इतिहास की जानकारी हमको पिछले लगभग 2500 सालों में लिखित प्रमाण मिलते हैं। उसके पहले मानव ने जो भी गतिविधियां की, जो भी विकास हुआ, उसका अध्ययन सिर्फ जो है पुरातत्व के द्वारा संभव है। और ये एक मल्टीडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है जिसमें कई सारी विधाएं हैं और इसमें लगभग विज्ञान की हर शाखा का प्रयोग होता है और उसके माध्यम से हम इन अवशेषों का अध्ययन करके ये जानने की कोशिश करते हैं कि किस समय क्या हुआ और मानव का विकास कैसे हुआ। और इस विषय को पढ़ने के उद्देश्य क्या क्या हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? अगर बच्चे ये विषय पढ़ते हैं तो किस लिए वो ये विषय पढ़ते हैं? देखिए, इतिहास जो है के अध्ययन से हम लोग भविष्य के बारे में प्लानिंग कर सकते हैं। ये हम जान पाते हैं कि पहले क्या हुआ है और आदमी का विकास कैसे हुआ, किन किन परिस्थितियों में क्या क्या गतिविधियां हुई हैं या उससे क्या परिवर्तन हुए। तो ये एक तरह से खोजी प्रवृत्ति वाले लोगों के लिए है जो ये जानना चाहते हैं और उसके हमको बहुत ही छोटे छोटे प्रमाण मिलते हैं। उसके आधार पे आपको पूरी जो घटनाएं हुई होती हैं उनकी एक तरह से रचना करनी होती है और जानने की कोशिश की जाती है कि उस समय क्या हुआ होगा। आप भूतकाल में जाके उन परिस्थितियों को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये एक बहुत ही रोमांचक विषय है और इसमें आप नई खोज होती हैं, आपको नई जानकारियाँ मिलती हैं और आप हर दिन एक इतिहास के एक नए पहलू को उजागर करते हैं। जैसा आपने बताया कि ये जो विषय है खासकर जो बच्चे हैं जिनकी खोजी प्रवृत्ति है उन बच्चों के लिए है। तो जब हम आर्कियोलॉजी पढ़ते हैं या फिर अगर फील्ड में जाकर हम लोग काम करते हैं तो किस तरह का प्रोसेस रहता है, क्या काम रहता है और किस तरह से उस काम को किया जाता है? सर्वप्रथम तो आपको प्राचीन स्थलों की या उन जगहों की खोज करनी होती है जहां आपको अवशेष मिल सकते हैं, जिनको हम लोग आर्कियोलॉजिकल साइट्स कहते हैं। तो सबसे पहला चरण जो है वो है उसकी खोज का। उसके लिए आपको फील्ड में जाना होता है। आजकल बहुत सारी आधुनिक तकनीकी उपलब्ध हैं, जैसे सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग है, जिसमें आप अपने घर बैठे हुए अपने कंप्यूटर पे ये देख सकते हैं कि किस क्षेत्र में इस प्रकार के प्राचीन स्थलों के मिलने की संभावना है। फिर आपको वहाँ जाके उसका अध्ययन करना होता है और आपको सतह के ऊपर कुछ प्रमाण ऐसे मिलते हैं कि जिसके आधार पे आप एक अनुमान लगाते हैं कि यहाँ पे क्या मिलने की संभावना है। और एक ट्रेंड आर्कियोलॉजिस्ट जो होता है
वो उन इंडिकेशंस को देख के वो पता लगा लेता है कि उस साइट का पोटेंशियल क्या है। अगर उसके बाद आपको लगता है कि ये वाकई में महत्वपूर्ण साइट है और यहाँ पे आपको अवशेषों के मिलने की संभावना है, तो फिर उसका विधिवत उत्खनन किया जाता है। जैसे आपने अभी बताया कि पहले आपको एक पोटेंशियल साइट की ज़रूरत होती है किसी भी काम को शुरू करने से पहले, तो उस पोटेंशियल साइट को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या क्या तरीके हैं? जैसा अभी एक आपने बताया रिमोट सेंसिंग, आप बैठकर भी आपको पता चल जा सकता है कि भाई ये एक पोटेंशियल साइट है। और भी कोई तरीके होंगे सर्वे के, जिस तरह से सर्वे करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट? जी, सबसे पहले तो आपको साइट को ढूंढना है। ओके। एक बार साइट मिल गई, फिर उसमें क्या है दबा हुआ है उसके नीचे, क्योंकि सब कुछ जो कुछ है ज़मीन के नीचे दबा हुआ है। एक तो होती है कि उसका सतह का निरीक्षण करके, तो जो एक एक्सपीरियंस्ड आर्कियोलॉजिस्ट है वो देखकर ही बहुत कुछ पता लगा सकता है, लेकिन उसकी वैज्ञानिक विधियां भी हैं। जैसे कि ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार होता है, जिसमें कि वेव्स जो हैं वो भेजी जाती हैं नीचे और वो ज़मीन में नीचे ट्रेवल करती हैं, टकरा के वापस आती हैं, और उसके आधार पे आपको पता चलता है कि वहाँ पे भवनों के अवशेष हैं या कोई डिच है या कोई कैनाल है, कोई पॉन्ड है। तो बिना खोदे हुए, बिना डिस्ट्रॉय किए हुए आपको पता चल जाता है कि ज़मीन के नीचे क्या संभावना है। मेटल डिटेक्टर होता है, उससे अगर वहाँ कोई मेटल है, यानी जो धातु की वस्तुएं हैं, सिक्के हैं और कोई बर्तन हैं, उनके अवशेष, उनके बारे में जानकारी हो सकती है। जब आप समुद्र में खुदाई करते हैं या खोज करते हैं, तो वहाँ पे मैग्नेटोमीटर है या साइड स्कैन सोनार होता है। तो ये साउंड वेव्स को यूज़ करके पता लगाते हैं कि नीचे समुद्र की सतह में या सतह के ऊपर किस तरह के अवशेष बिखरे हुए हैं। तो इससे आपको पता लगता है कि वहाँ किस प्रकार के अवशेष मिलने की संभावना है। तो ये विभिन्न तरीके हैं जिनसे आप ये कुछ तरीके हैं, वैसे बहुत कई सारे तरीके हैं जिनको कि पुरातत्व में उपयोग किया जा सकता है। और अगर हमने जैसे साइट आइडेंटिफाई कर ली है, तो उसके बाद फिर क्या कार्य रहता है एक आर्कियोलॉजिस्ट का? अगर कोई साइट काफ़ी महत्वपूर्ण है और जहाँ से हमको नई जानकारियाँ मिलने की संभावना है, तो उसका उत्खनन किया जाता है, जो कि पुरातत्व का एक बहुत ही रोमांचक और मुख्य भाग है। इसमें सब कुछ रिकॉर्ड करने के बाद बहुत ही सावधानी से धीरे धीरे, यानी चाकू की और ब्रश की मदद से आप परतों को एक एक करके हटाते हैं और भूतकाल में वापस जाते हैं, एक एक काल के परतों को हटाते हुए। और वहाँ पे आपको विभिन्न स्तरों में, कई तरह के स्तर होते हैं, उसमें अलग अलग समय के चीज़ों के आपको अवशेष प्राप्त होते हैं। और उन अवशेषों का अध्ययन करके उससे आप उस समय के वातावरण का, उस समय के पेड़ पौधे कैसे थे, क्लाइमेट कैसा था, बाकी कंडीशंस कैसी थीं, उसके बारे में जान सकते हैं। लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे, खेती कैसे करते थे, कौन से जानवर पालते थे, इन सब चीज़ों के बारे में आप जो है उस समय के समाज के बारे में कि एक पूरी तस्वीर जो है वो सामने उभर कर आती है, अगर आप उसको बहुत अच्छे से उत्खनन करते हैं और उसका वैज्ञानिक विधि से उसका एनालिसिस करते हैं। तो यानी भूतकाल के बारे में आप सारी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बात हुई उत्खनन की, एक्सकेवेशन की। उसके बाद जो चीज़ निकल कर आती है, जो आप चीज़ निकालते हैं, जो कि हमारा इतिहास से परिचय कराती है, फिर उन चीज़ों का आप क्या करते हैं? किस तरह से उनकी स्टडी होती है, डॉक्यूमेंटेशन होता है? उत्खनन में वास्तविक खुदाई एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। वहाँ आप खोद के इन चीज़ों को निकालते हैं। जो भी अवशेष मिलते हैं वो अपने आप में बहुत, यानी कम सूचनाएं उनसे मिलती हैं। सबसे पहले उनका कंजर्वेशन करना ज़रूरी होता है, क्योंकि वो सैकड़ों हज़ारों सालों से ज़मीन में दबे हुए हैं, तो उनके ऊपर कई सारी केमिकल रिएक्शन होते हैं। तो पहले आपको उनको साफ़ करना होता है, फिर उनको कंजर्वेशन करना होता है, उसके बाद आप उनकी एनालिसिस या स्टडी करते हैं। और ये काम जो है वो विभिन्न एक्सपर्ट्स द्वारा किया जाता है। तो आर्कियोलॉजिस्ट का काम है खुदाई करना, फिर जो उस क्षेत्र के, यानी अलग अलग क्षेत्रों के जो विशेषज्ञ होते हैं वो उन सैंपल्स का एनालाइज करते हैं। जो बॉटनी वाला है वो उस समय की परिस्थितियों या वातावरण के बारे में बता पाएगा। एनवायरमेंटल स्पेशलिस्ट जो है वो सैंपल्स का अध्ययन करके उस समय के एनवायरनमेंट के बारे में जानकारी बताएगा। जूलॉजिस्ट हैं, वो हड्डियाँ या जो भी अवशेष मिलते हैं उनका अध्ययन करते हैं। एंथ्रोपोलॉजिस्ट आदमियों के जो कंकाल मिले हैं या उनके जो अवशेष मिलते हैं उनका अध्ययन करते हैं। तो इस प्रकार से साइंटिफिक डेट्स के लिए हम लोगों को सैंपल मिलते हैं, जिससे तिथि का पता चलता है।
तो फिर जो सारे एक्सपर्ट्स हैं वो इन सब अवशेषों को एनालाइज करते हैं, और ये एक लंबी प्रक्रिया है जो कि बहुत धीमी और समय लेने वाली है। और उसके बाद जो भी अवशेष प्राप्त होते हैं उनका संरक्षण, जो कि बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि ये सारे के सारे प्रमाण हैं भूतकाल के, और इनको हम लोग कोशिश करते हैं कि हमेशा के लिए इनको सुरक्षित करके रखा जा सके। तो ये तो बात हुई हम लोगों की प्रोसेस की, किस तरह से हम करते हैं, और जिस तरह से आपने बताया कि बहुत से लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जैसे आपने बताया बॉटनिस्ट होता है, जियोलॉजिस्ट भी इसमें इन्वॉल्व होता है, और इन्वायरमेंट जो प्रोटेक्शन करते हैं, दोज पीपल आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन दिस। तो इस एकेडमिक ये जो डिसिप्लिन है, इसके काफ़ी सारे सब डिसिप्लिन्स भी होंगे, क्योंकि इतने सारे लोग भी इन्वॉल्व हैं इसमें। तो वो क्या सब डिसिप्लिन्स हैं? देखिए, पुरातत्व पूरे मानव की और उसके इतिहास का अध्ययन है, और इसके बहुत सारे पहलू हैं। जो भी उसकी गतिविधियां रही हैं उसके अलग अलग प्रमाण मिलते हैं, और अलग अलग समय में होते हैं। तो उनके समय के हिसाब से और ये स्पेशलाइज जो उसकी एक्टिविटीज़ रही हैं उनके अध्ययन के हिसाब से इसमें कई सारे जो है उप विषय हैं। उदाहरण के लिए प्रागैतिहासिक काल, मानव का विकास हुआ जब वो पाषाण युग में था, पत्थर के औजार यूज़ करता था, और लाखों साल में आके वो सिविलाइज्ड हुआ। तो इस काल का अध्ययन जो है वो प्री हिस्टोरियंस करते हैं। उनकी विशेषज्ञता पत्थरों के हथियारों में, उस समय की जो आर्ट मिलती है, गुफाओं में जो चित्र मिलते हैं, उनका अध्ययन करने में होती है। प्राचीन मूर्तियां हैं या जो और आर्ट एक्टिविटीज़ हैं, उनका अध्ययन आर्ट एंड आर्किटेक्चर वाले करते हैं। पूरे देश में हमारे बहुत सारे कई तरह के जो स्थापत्य है या जो प्राचीन भवनों के अवशेष हैं, उनका अध्ययन आर्किटेक्चर में होता है। एंशिएंट आर्किटेक्चर में मंदिर हैं, तालाब हैं, स्तंभ हैं, पैलेसेस हैं, फोर्ट्स हैं। तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर के जो विशेषज्ञ हैं वो इसका अध्ययन करते हैं। प्राचीन सिक्के हम लोगों को प्राप्त होते हैं जो बहुत भारी संख्या में मिलते हैं लगभग ऐतिहासिक काल में हर साइट्स पे। उनका अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स के अंदर किया जाता है। तो जो सिक्कों के विशेषज्ञ होते हैं वो उनकी बनावट के बारे में, किसके द्वारा बनाए गए, किस समय में बनाए गए, उनकी जानकारी देते हैं। फिर भारत में बहुत अलग अलग प्रकार के की लिपियों में और अलग अलग समय के बहुत सारे अभिलेख मिलते हैं। इनका अध्ययन करने वाले जो विशेषज्ञ होते हैं उनको एपिग्राफिस्ट कहते हैं। तो इनके माध्यम से हमको उस समय की तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक घटनाओं के बारे में और परिस्थितियों के बारे में बहुत कुछ जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। प्राचीन ग्रंथ, मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो हैं वो मिलते हैं, उनका अध्ययन भी एपिग्राफिस्ट या जो है पैलियोग्राफिस्ट होते हैं वो उनका अध्ययन करते हैं। और इस सब के अलावा जो एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है वो है संरक्षण का। तो जो भी अवशेष मिलते हैं और जो भी ये हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं, जो स्मारक हैं, उनका संरक्षण, उनका रखरखाव करना, वो अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि ये सब जो है हज़ारों साल या सैकड़ों साल पुरानी रचनाएं हैं, और उनको उसी स्थिति में वैसा के वैसा बनाए रखना, ये अपने आप में एक अलग विशेषज्ञों का काम है। तो इस प्रकार से बहुत सारे विषय के लोग अपने अपने क्षेत्रों की जो उनके लेटेस्ट डेवलपमेंट हैं उनके माध्यम से यानी पुरातत्व के अध्ययन और उसके संरक्षण में जो है अपना योगदान देते हैं। तो ये तो आपने कुछ सब डिसिप्लिन्स बताए आर्कियोलॉजी के। आपका क्या डिसिप्लिन है? आप किस एरिया में काम करते हैं? मेरा अपना विशेषज्ञता जो है वो अंडर वाटर आर्कियोलॉजी में है, और समुद्र के अंदर या पानी के अंदर जो भी डूबे हुए अवशेष हैं, प्राचीन जहाज हैं, या बहुत सारे शहर या कभी कभी जो प्राचीन बंदरगाह वगैरह हैं, वो समुद्र के स्तर में परिवर्तन होने की वजह से या और किन्हीं अन्य गतिविधियों की वजह से समुद्र में जो डूब गए हैं, समा गए हैं, उनका अध्ययन करना, उनकी खोज, फिर उनका उत्खनन, और उत्खनन के बाद उन अवशेषों को निकालना और उनका अध्ययन करना, उनका संरक्षण करना। तो आप इस फील्ड से काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं, तो क्या हमारे दर्शकों को कोई भी इंसिडेंट ऐसा बता सकते हैं जो आपको लगता है कि बहुत ही यादगार है, और मतलब उस इंसिडेंट को देखकर आपको लगता होगा कि हाँ, आप यू हैव चोजन द राइट प्रोफेशन फॉर यू, चाहे वो आपका अंडर वाटर आर्कियोलॉजी का हो या फिर उससे अलाइड कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस? जो 1991 में जो पहली बार एक डूबे हुए जहाज़ पे जो मेरा अपना पहला
अन्वेषण था अंडर वाटर आर्कियोलॉजी का, आई थिंक वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो लक्षद्वीप आइलैंड्स में यानी मेनलैंड से बहुत दूर, लगभग 450 किलोमीटर दूर और बहुत गहरे सागर में एक जहाज़ के अवशेष थे। वहाँ मुझे जाने का अवसर मिला और उसको खोजना और नीचे जाके उसके अवशेषों को के प्रमाणों को इकट्ठा करना, वो एक बहुत ही रोमांचक अनुभव था। एक तो इसलिए भी कि कोरल आइलैंड्स जो हैं वहाँ वो बहुत सुंदर हैं, वहाँ पे बहुत अच्छे रंग बिरंगे जो मेरीन लाइफ है और जो कोरल्स हैं, और इतनी गहराई पे इससे पहले क्योंकि मैंने कभी उतनी गहराई में गोता नहीं लगाया था, और वो कार्य का जो एक अनुभव था वो बहुत ही रोमांचक कर देने वाला था, और उससे जो प्राप्त हुआ और उससे जो संतुष्टि मिली वो एक बहुत ही यादगार मोमेंट है। अच्छा, आप आर्कियोलॉजिस्ट हैं, और क्या आपको लगता है कि ये एक जो प्रोफेशन है इसमें बच्चों की रुचि, या आपका हम अगर एग्जांपल लें, यू आर एन आर्कियोलॉजिस्ट, तो क्या बचपन से ही यू वांटेड टू बी एन आर्कियोलॉजिस्ट, और कहीं जाकर आपको ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में यू डिसाइडेड दैट यस दिस इज़ द फील्ड फॉर यू? हाँ, इस विषय में मैंने भी कई बार सोचा, और मुझे जहाँ तक याद पड़ता है जब मैं चौथी कक्षा में था, मेरे एक शिक्षक ने मुझे एक किताब दी थी, और उस किताब में पत्थरों के बारे में, प्राचीन स्मारकों के बारे में बहुत कुछ जानकारी थी, और मुझे लगता है कि उसने मुझे बहुत प्रभावित किया। और शायद मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक आर्कियोलॉजिस्ट बनूंगा, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद जब मुझे अवसर मिला पुरातत्व का अध्ययन करने का, तो मुझे लगा कि शायद वास्तव में मैं यही कुछ करना चाहता था। और अंडर वाटर आर्कियोलॉजी में आने के बाद, जो कि एक बहुत ही नवीन विषय था और बहुत ही चैलेंजिंग, थ्रिलिंग, एडवेंचरस, और जिसमें बहुत खोज की असीम संभावनाएं हैं, तो उसमें आके मुझे लगा कि शायद ये क्षेत्र जो है वो बहुत ही चैलेंजिंग है और इसमें काम करने की असीम संभावनाएं हैं। और हमारे दर्शकों को क्या आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? वो ये कार्यक्रम देख रहे हैं, और हो सकता है कि कार्यक्रम देखने के बाद कुछ बच्चे आर्कियोलॉजी फील्ड में जाना भी चाहें, तो जो बच्चे जाना चाहते हैं, जो स्टूडेंट्स जाना चाहते हैं, उनको अगर आप कोई मैसेज देना चाहें तो? पुरातत्व का विषय हर व्यक्ति के लिए बहुत ही रुचिकर है, और जो भी व्यक्ति जहाँ भी है उसके आसपास पुरातत्व और उससे संबंधित अवशेष बिखरे पड़े हैं हमारे देश में, और ज़रूरत है कि हम लोग अपने पुरातात्विक धरोहर की को सम्मान दें, उसके बारे में जानने की कोशिश करें। और ये एक बहुत ही रुचिकर विषय है, और जो लोग जिज्ञासु हैं उनके लिए खोज करने का और उसको समझने का एक बहुत अच्छा अवसर है, और भूतकाल के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है, और इसके अध्ययन से हम लोग अपने भविष्य के बारे में भी कुछ संभावनाएं खोज सकते हैं। तो ये थी रहस्यों और रोमांच से भरपूर आर्कियोलॉजी की दुनिया। तो दोस्तों, अगर जज्बा है बुलंदियों को छूने का, मंजिल को पाने का और जमाने को कुछ कर दिखाने का, तो हो सकता है आर्कियोलॉजी आपका हमराही, और आप भी दे सकते हैं अपने सपनों को एक नई उड़ान। और हम जानते हैं कि डॉक्टर आलोक त्रिपाठी जी की बातें सुनने के बाद आपके मन में भी कई सवाल होंगे, और इस क्षेत्र में अपना करियर बनाने के सपने भी। पर दोस्तों, इन सपनों को साकार करने के लिए जरूरत है सही मार्गदर्शन की और प्रदर्शन की, जो आपको एक सही दिशा में ले जाए। इसी विषय पर हम बात करेंगे अपने अगले कार्यक्रम में, लेकिन आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा ये हमें जरूर लिख भेजिए। हमारा पता है तरंग, पोस्ट बैग नंबर 40, हौस खास, नई दिल्ली 110016। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है naidiशाएं.ciet@yahoo.com। तो अब अपने दोस्त अभिषेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।